हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि गैल्वेनोमीटर जो है वो होता क्या है। व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? कोई बताएगा? सर सर करंट की प्रेजेंस चेक करता है एक सर्किट में। ओके, तो बहुत आप ये कहना चाह रहे हो कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो मेजर या डिटेक्ट करता है करंट, राइट? ठीक है, बट अगर मेरा क्वेश्चन होगा कि लार्ज अमाउंट करंट को क्या ये डिटेक्ट कर पाएगा? सर ये सेंसिटिव डिवाइस है, मतलब इसकी रेजिस्टेंस कम होती है बहुत ज्यादा। हम्म। तो तो अगर फिर ये खराब हो जाएगा ना, उसमें ज्यादा करंट पास करेंगे तो। ओके, ऑलराइट, मतलब आपका कहने का मतलब है ये एम्पियर में नहीं कर पाएगा, मिली एम्पियर में कर पाएगा, नहीं राइट? नहीं, हाँ मिली छोटा करंट डिटेक्ट कर सकता है, बस मेजर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसका फिर डेफिनेशन क्या हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? तो लिखते हैं यहाँ पे। आदित्य एकदम सही बोला, तो चलिए आदित्य लिखते हैं गैल्वेनोमीटर का डेफिनेशन। तो गैल्वेनोमीटर का डेफिनेशन क्या हो गया हमारा? इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which which measures or detects small current। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? ये डेफिनेशन में किसी को यस। कोई दिक्कत है तो पूछे। नहीं, नहीं सर, इस डेफिनेशन में। लेकिन आप लोगों को जो पढ़ना है दैट इज द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या पढ़ना है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन पे डायग्राम बनाने जाऊं तो इट विल टेक टाइम, तो मैंने आप लोग के लिए पहले से ये डायग्राम बना रखा है, नोट्स भी तैयार कर दिए हैं जो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, और ये नोट्स आप लोग को मिल भी जाएंगे। ठीक है, तो मैं आप लोग को स्क्रीन पे शो करता हूँ डायग्राम। ये देखिए, आप लोग को आई थिंक विजिबल हो रहा होगा ये डायग्राम, दिख यस रहा सर, विजिबल है। जी सर। है? चलिए देखिए, ये है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या क्या चीजें लगी हुई हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला चीज आप लोग को क्या दिख रहा है यहाँ पे? आप लोग को दिख रहा है दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, है ना? यस सर। स्टेशनरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट दिख रहा है, ये वाला, ये दोनों, है ना? तो ये यस नॉर्थ सर। पोल है, ये साउथ पोल है। तो आप लोग को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ टू साउथ जाती है। यस सर। ओके, ऑलराइट। उसके बाद आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे पॉइंटर दिख रहा है, स्केल डिवीजन दिख रहा है, ये वाला, ये स्केल डिवीजन हो गया, ये पॉइंटर हो गया। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो गोल सा, ये जो गोल सा है दैट इज अ सॉफ्ट आयरन कोर। क्या है वो? सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन को। और ये जो गोल जैसा ऐसे दिख रहा है, जो ऐसे करके बनाया मैंने, दैट इज द स्प्रिंग, वो स्प्रिंग है। ठीक है, उसके बाद ये जो लाइनें दिख रही है आपको, ये क्या है? ये कॉइल है ना? ये कॉइल है, यस सर। और ये हमारा पॉइंटर है, ये हमारा स्केल डिवीजन है। अब हमको इसका प्रिंसिपल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बाद उसके बाद हम लोग वर्किंग भी देखेंगे, कैसे ये वर्क करता है, कैसे हर एक चीज, मतलब हर एक फंक्शन के बारे में जानेंगे, हर एक चीज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले प्रिंसिपल है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल यहाँ पे ये है, मैं आप लोग को यहाँ पे पहले व्हाइट बोर्ड पे प्रिंसिपल लिख देता हूँ। अच्छा, नहीं तो यहाँ ओके, यहाँ प्रिंसिपल तो मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, कोई नहीं, प्रिंसिपल को मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, प्रिंसिपल दिख जाएगा। ये देखिए, ये प्रिंसिपल है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या कह रहा है? व्हाट इज प्रिंसिपल? प्रिंसिपल कह रहा है टॉर्क ऑन अ करंट लूप। क्या बोल रहा है? टॉर्क ऑन अ करंट लूप प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या है? अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल, आपने प्रीवियस चैप्टर में या लाइक पढ़ा होगा कि अगर कोई रेक्टेंगुलर लूप है, करंट लूप है, उसको अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड जहां पे, अगर वहां पे उसको लेके जाऊं, तो क्या प्रोड्यूस होगा? टॉर्क प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? टॉर्क। टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है,
उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो नीचे लिखा हुआ है, वी चूज अ कॉइल हैविंग मेनी टर्म्स, वी चूज अ कॉइल हैविंग द मेनी टर्म्स। अब ये टर्म्स क्या है भाई, तो मैं डायग्राम पे दिखाता हूँ आप लोगों को। ये जो टर्म्स है ना, ये टर्म्स, ये वाला, एक सेकंड, ये वाला जो टर्म्स है ना, ये जो लाइनें गई है, ये टर्म्स है, ठीक है। हेलो, हाँ विजिबल है आप सर, हाँ लोगों सर। को? ये टर्म्स यस है, सर, विजिबल है। यस सर। ठीक है, ये टर्म्स है। फिर पढ़ते हैं हम लोग। We choose a coil having many turns placed in a strong magnetic field। ये दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब तुम लोग का क्वेश्चन होगा कि सर एक बात बताओ कि ये जो आपने जो मैग्नेट लिया है वो आपने ऐसा क्यों रखा है, लाइक ऐसे क्यों बनाया है, ये शेप ऐसा क्यों रखा अच्छा। है, इसको ऐसा क्यों नहीं रखा आपने, ऐसे भी तो रख सकते थे, यस सर, रख सकते थे। ऐसे भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, बट ऐसे क्यों रखा मैंने, ये कर्व शेप का क्यों रखा। कर्व शेप का रखने का मतलब ये हो गया, आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्लोज लूप बनाती है, क्या बनाती है, क्लोज लूप। क्लोज लूप। तो कर्व इसलिए मैंने करा है क्योंकि किसी एक पॉइंट पे या किसी एक जगह पे ये सारे मैग्नेटिक फील्ड आने लगेंगे, आया समझ में। यस सर। नहीं तो क्या होगा, ये ऐसे ऐसे चला जाएगा, है ना, क्लियर है। यस सर। तो मतलब कि किसी एक जगह पे सारे मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएंगे, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा कर्व कर दिया, क्लियर है। सर एक बार दोबारा बताइएगा ये वाला। मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसको स्ट्रेट भी बना सकता था, ये दो जो मैग्नेट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मैं स्ट्रेट भी बना सकता था। इसको स्ट्रेट इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो जो ट्रेवल करती है फिर क्लोज पाथ बनाती है, बात समझा, आगे ट्रेवल हाँ करके सर, फिर क्लोज। क्लोज पाथ बनाती है। तो उसी का एडवांटेज को लेते हुए हमने क्या करा, इसको कर्व बना दिया। कर्व बना देने से क्या होगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकल रही है तो कॉन्सेंट्रेट मतलब एक ही जगह पे जाकर के ये आएंगे, नहीं समझा, वहां पे मैग्नेटिक मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेगी हमको यहाँ पे, नहीं आया समझ अच्छा, में। हाँ। यस सर, आ गया, आ गया, नहीं आ तो गया। पता चला सीधा रहता तो ये वाला जो इधर जा रही है वो सीधा चला जाता, है ना, तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं अभी मिलता। वैसे सर अभी क्यों नहीं जा रही है सीधी? भाई मैंने क्या बोला, ये क्लोज बनाती है ना, क्लोज लूप बनाती है हाँ ना, हाँ, क्लोज। क्लोज लूप बनाती है तो उसका एडवांटेज लेकर के हमने इसको कर्व बना दिया कि ताकि ये जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इधर को आ जाए, ऐसा समझ। कंसंट्रेटेड हो जाए एक जगह। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। ठीक है सर। इसके बाद आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। We choose a coil having the many turns placed in a strong magnetic field. When the current to be measured, क्या बोल रहा है, when the current to be measured is sent to the coil, a torque acts on a coil which rotates the coil। तो टॉर्क जो प्रोड्यूस होता है वो क्या करेगा, टॉर्क क्या करेगा, कॉइल को क्या करेगा, मूव कराएगा, रोटेट कराएगा। रोटेट कराएगा। अब देखो दूसरी बात, अब ये जो कॉइल दिख रहा है ना, अब देखो इसमें एक चीज और बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे, अब आप तुम बोलोगे कि सर एक बात बताओ, ठीक है आपने बोल दिया कि सॉफ्ट आयरन कोर को हम मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं तो लाइक टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाने से वो घूम रहा है ना। लेकिन सर आपने सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों लिया, सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों लिया, और भी कोई मटेरियल ले सकते थे, क्वेश्चन उठ सकता है यस सर। ना। सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों लिया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि व्हेन सॉफ्ट आयरन कोर प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन इट इज अ वेरी गुड क्या, वेरी गुड क्या, परमियाबिलिटी ऑफ मटेरियल, वेरी गुड परमियाबिलिटी बन जाता है। तो वेरी गुड परमियाबिलिटी का मतलब क्या हो गया, फेरोमैग्नेटिक टाइप का मटेरियल। और फेरोमैग्नेटिक यस मटेरियल सर। ये अपोज नहीं करता मैग्नेटिक फील्ड को, ये एक्सेप्ट करता है, क्या करता है, मोर एक्सेप्ट करता है। मोर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को एक्सेप्ट करता है। तो हम तो चाहेंगे कि यहाँ पे मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आए, नहीं आया समझ में। यस सर। तो हम ज्यादा टफ लगेगा। ऐसे ही सब्सटेंस लेते हैं जो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को एक्सेप्ट करे। अब तुम बोलोगे सर मैंने तो डाई भी पढ़ा था, पैरा भी पढ़ा था, फेरो भी पढ़ा था। तो जान लो डाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, डाई मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है कि अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड में लेकर के जाओगे ना उसको, तो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने लगेगा, उसी मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने लगेगा। तो उसको बोलते हैं डाई मैग्नेटिक मटेरियल, जो हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग,
है ना। अब पैरामैग्नेटिक क्या होता है कि अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में लेकर के जाओगे तो ये भी एक्सेप्ट करता है। तो तुम बोलोगे सर पारा क्यों नहीं रखा आपने, आप फेरो क्यों रख रहे हैं, पारा भी तो रख सकते थे। लेकिन पारा से बहुत अच्छा होता है फेरोमैग्नेटिक, है ना, ये और भी अच्छे से एक्सेप्ट करता है, इसलिए हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल टाइप का रखते हैं। क्लियर है? यस सर। ये बहुत ही, जैसे जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ मेरे नोट्स में अवेलेबल है, और ये बहुत ही छोटे छोटे मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। और जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाएंगे तो वो भी इस चीज को अच्छे से सुनिएगा, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो जाए। आया समझ में? यस सर। चलो, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है उसके बाद? फिर ये हमने रोटेट करा दिया, उसको रोटेट कराने के बाद क्या होगा, वी यूज अ पॉइंटर एंड स्केल टू ऑब्टेन इट्स रोटेशन, मतलब डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल। तो ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है रोटेट होने से, है ना। जब कॉइल मेरा यस सर। रोटेट करेगा तो कितना डिफ्लेक्ट होगा। अब क्या डिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या चीजें हो रही है, तो उसको हम लोग उसके लिए यहाँ पे स्केल डिवीजन रख रखे हैं, है ना। और पॉइंटर हमें यस सर। बताएगा कि कितने का डिफ्लेक्शन हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं। सर ये अब स्केल स्केल भी कर्व्ड है? स्केल तो आप कैसा भी रख लो, उसमें स्केल के लिए कोई ऐसा लॉजिक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। स्केल का कोई लॉजिक नहीं है, ओके सर। ठीक है। चलो आगे, अब आते हैं हम लोग व्हाइट बोर्ड पे, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी देख लेते हैं क्या होता है। तो टॉर्क का हम लोगों ने फॉर्मूला पहले से डिराइव कर रखा है, तो टॉर्क इक्वल्स टू होता है एम क्रॉस बी। अब तुम बोलोगे सर ये एम क्या है, तो ये एम जो है वो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं उसको? मैग्नेटिक डायपोल। लास्ट क्लास में बताया था मैंने, एम होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और बी तो सबको ही पता यस होगा, सर। मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मैग्नेटिक फील्ड। चलो ठीक है। अब क्या हुआ कि क्रॉस को जैसे ही हटाते तो क्या लग जाता है, क्रॉस को हटाते तो क्या लग जाता है, साइन थीटा लग जाता है। साइन थीटा लग गया। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे एन टर्न्स ले लूं, अभी तो एक टर्न के लिए है, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स में बढ़ा दूं, मतलब मैं बोल दूं कि भाई इतना टर्न मुझे चाहिए, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 4n टर्न्स, तो क्या हो जाएगा, एन एन लग जाएगा एम ना आगे? बी, हाँ एन एम बी साइन थीटा। कोई दिक्कत? अब देखो एम को मैं, नो सर। एम को ये भी तो लिख सकता हूँ आई इंटू ए, यस सर लिख सकते हैं। एम को लिख दिया मैंने आई ए बी साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक? चलो, यस सर अब क्लियर है। यहाँ तक क्लियर होने के बाद एक बार मुझे कैमरा अपना ऑन करना पड़ेगा, है ना। कैमरा ऑन करके आप लोग को ये बताना पड़ेगा मुझे कि यहाँ पे थीटा 90 डिग्री क्यों लूंगा मैं। अभी जो मेरा इक्वेशन आया था दैट इज आया था टॉर्क इक्वल्स टू एन आई ए बी साइन थीटा, ये आया था मेरा। तो यहाँ पे थीटा यस इक्वल्स टू सर। 90 डिग्री लूंगा मैं, तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा, तो टॉर्क इक्वल्स टू हो जाएगा एन आई ए बी साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो टॉर्क का ये फॉर्मूला मुझे मिल गया। बट ये 90 डिग्री क्यों ले रहे हैं, कोई हम मुझे बताएगा 90 डिग्री क्यों ले रहे हैं? सर मैग्नेटिक फील्ड और मोमेंट के बीच में 90 डिग्री होगा इसलिए ले रहे हैं। देखो मैं बताता हूँ आपको, कैमरा एक बार ऑन करके बताता हूँ, मैं विजुअल हूँ सबको? यस सर। देखो अब मैं बताता हूँ 90 डिग्री क्यों ले रहे हैं। एक पेन ले लेता हूँ मैं, ये पेन है, ठीक है, दिख रहा है सबको। अब ये पेन में क्या करा मैंने, नंबर ऑफ टर्न्स, ये नंबर ऑफ टर्न्स में अगर ऐसे मैं बहान दे रहा हूँ उसको ऐसे करके, ठीक है, तो इसका ऊपर वाला पार्ट हमें डायग्राम पे दिख रहा है, ये वाला पार्ट। जैसे मान लो कोई मेरे पास कोई थ्रेड वगैरह तो नहीं है, वायर है, बहुत सारे वायर है मेरे पास, मैं चार्जर ही ले लेता हूँ, ये भी लगा हुआ है, ये देखिए, ये देख रहे हैं। इसको अगर मैं यहाँ पे लपेटूं, यस सर दिख रहे हैं। देखो इसको मैं यहाँ पे लपेटूं, तो पेन तो काफी पतला है मेरा, ऐसे से ये होगा, वाइंड होगा ऐसे से, है ना। तो इसका जो ये वाला यस सर। यस पोर्शन है सर। ना, ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन आपको डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है, यस सर। ठीक है। अब ये पोर्शन आपको डायग्राम में दिख रहा है, बट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ टू साउथ जा रही है, ऐसे करके जा रही है,
यस ऐसे सर जा जा रही रही है। है। और हमारा प्लेन जो है वो प्लेन कैसे, ऐसे है ना। यस सर, यस सर। तो एरिया क्या है, ऐसे ले सकते हैं, चाहे ऊपर से ले लो चाहे नीचे से ले लो। तो एरिया क्या हो जाएगा, यस सर, परपेंडिकुलर होगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेरा ऐसे है, तो एरिया इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और यस एरिया सर, एक वेक्टर क्वांटिटी, आप लोगों को पता है एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यस सर पता। ठीक है, चलो। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर ले रहे हैं, 90 डिग्री और टॉर्क इक्वल टू एन आई ए भी आ गया। कोई दिक्कत किसी को, बताओ। नो नहीं। सर। उसके बाद गैल्वेनोमीटर में आप लोगों ने गौर किया होगा, स्प्रिंग भी लगा हुआ है। अब तुम बोलोगे सर स्प्रिंग का क्या रूल है वहां, व्हाट इज द रूल ऑफ दैट स्प्रिंग। तो आप लोगों ने हाँ क्लास सर। 11 में पढ़ा होगा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। मतलब जितना फोर्स लगाएंगे स्प्रिंग पे, जैसे मान लो ये स्प्रिंग हुआ करता था, तो जितना फोर्स लगाएंगे उतना डिस्प्लेसमेंट होगा। राइट, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। यस सर, वो स्प्रिंग कांस्टेंट वाला फॉर्मूला ना, हाँ एफ हाँ इक्वल्स हाँ। टू के एक्स वाला। हाँ जी हाँ जी, तो ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो kx आ जाएगा। कोई दिक्कत। तो ये जो नो F सर। को हम लोग क्या बोलते थे, F को क्या बोलते थे, रीस्टोरिंग फोर्स क्या बोलते थे, रिस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स। F को बोलते थे रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये F को जो हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, F को रीस्टोरिंग फोर्स बोल रहे हैं, तो रीस्टोरिंग फोर्स होता क्या था। रीस्टोरिंग फोर्स मतलब ये होता स्प्रिंग था वापस। कि हाँ, वो ऑलवेज ट्राई करता था मेंटेन इट्स ओरिजिनल शेप ऑफ द बॉडी। हम्म। रिस्टोरिंग फोर्स क्या था, ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन इट्स ओरिजिनल शेप ऑफ द बॉडी। कोई दिक्कत। ओरिजिनल ओरिजिनल डायमेंशन में आना चाहता था, जैसे मतलब जो डिफॉर्मेशन के बाद जो हुआ था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पे तो भाई हम टॉर्क की बात कर रहे हैं। तो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, जहां पे एंगुलर एंगुलर वाले चैप्टर में, क्लास 11th में एंगुलर वाले चैप्टर में, रोटेशनल मोशन में, आपने पढ़ा होगा फोर्स की जगह यस वहां सर। टॉर्क लगता है ना। यस सर। फोर्स जहां पे लगता है वहां पे टॉर्क लगता है। तो यहाँ पे हम लोग टॉर्क की बात कर रहे हैं। तो टॉर्क की बात कर रहे हैं तो कौन सा यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे बताइएगा। अगर हम टॉर्क की आर बात क्रॉस एफ करें, लगेगा ना। देखिए आप लोग थोड़ा सा अब देखो ध्यान से, यहाँ देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ना, एक्स तो डिस्प्लेसमेंट है। तो रोटेशनल चैप्टर जो क्लास 11th का था, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे डिनोट करते थे, एंगल से, थीटा। थीटा इज द एंगल से। डिस्प्लेसमेंट। यस सर, थीटा नहीं से। आया समझ में। यस सर, यस सर, यस सर। तो थीटा इज द डिस्प्लेसमेंट। तो जरा ध्यान से देखिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। अभी मैंने बोला था एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइव। यस सर ठीक है। तो एफ इज इक्वल्स टू के एक्स लिखता था मैं लीनियर में, ये सब लीनियर की बात कर रहे हैं। तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के फाइव। यस सर ठीक है। तो मेरा के यहाँ पे क्या हो जाएगा, के यहाँ पे हो जाएगा टॉरिशनल कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, टॉरिशनल कांस्टेंट। क्लियर है। तो इसको इक्वेशन दे दो 2, और जो पहला वाला था उसको इक्वेशन दे दो 1। जो ये वाला था इसको सर दे ये दो। समझ नहीं आ रहा है थोड़ा सा। कौन सा। वही टॉर्क वाले में समझ नहीं आ रहा है, टॉर्क वाला समझ नहीं आया थोड़ा, वो कैसे हो गया, जैसे फोर्स तो हो गया, के एक्स हो गया, वो के फाइव कैसे हुआ, वो समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली देखो मैंने क्या बोला यहाँ, जो एक्चुअली देखो मैं बताता हूँ, डायग्राम पे आता हूँ एक से। ये डायग्राम आ गया, ठीक है। अब जरा तुम ध्यान से देखो यहाँ पे अगर मैं करंट को फ्लो कराऊं, क्या फ्लो करा रहा हूं मैं, करंट को करंट। फ्लो कराऊं, और ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा हुआ है, तो टॉर्क लगना स्टार्ट करेगा, टॉर्क लगेगा। तो यस वो सर लगेगा, टॉर्क यस जो सर लगेगा। लगेगा वो स्प्रिंग को क्या करेगा, कॉम्प्रेस कर देगा ना जी। अच्छा ठीक है सर। तो हमने अभी हम लोग क्या जाने, तो कोई एक फोर्स होगा जो स्प्रिंग को फिर से उसके ओरिजिनल शेप में लाना चाहेगा। तो डेट यस इज सर, कॉल्ड द स्टूडियो फोर तो टॉरेंशियल पता है। कांस्टेंट। आया समझ में। यस सर ठीक है। क्लियर है ना। यस सर एकदम क्लियर। एकदम क्लियर करके चलिएगा, नहीं आया 10 बार पूछ सकते हैं, 10 बार बताऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो हमने इक्वेशन नंबर 1 देखिए, इसको दिया है इक्वेशन नंबर 1, टॉर्क इक्वल्स टू NIAB, और इसको दिया है टॉर्क इक्वल्स टू K5। तो दोनों को अगर मैं इक्वेट करता हूं फ्रॉम 1 and 2, तो इधर मिल जाएगा हमको NIAB इक्वल्स टू हो गया K5। ठीक है, तो अब यहाँ यस पे सर ठीक है। हमको अगर मैं फाई आई करूं, फाई आई इधर आ जाएगा तो के नीचे आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा आपका NAB, कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो फाइव बाई आई आया ना, ये जो फाइव बाई आई आया, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको? करंट सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर करंट सेंसिटिविटी जो है इसको हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कौन कौन कांस्टेंट है? बी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, के यस कांस्टेंट है। सर। सिर्फ हम किसको बढ़ा और घटा सकते हैं? ये एन नंबर ऑफ टर्न्स को। टर्न्स को। अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाता हूं तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। आया समझ में? बढ़ेगा। यस सर बढ़ेगा। बढ़ेगा। लेकिन अब तुम बोलोगे सर वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ सकता है क्या? चलिए देखते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या दिक्कत होता है। जैसे अभी हमारा इक्वेशन आया था, फाई आई इक्वल्स टू NAB इक्वल्स टू K। ठीक है, तो I को मैं लिख सकता हूँ V/R, कोई दिक्कत है? नो सर। NAB, आर मेरा ऊपर चला जाएगा, QR अपॉन V इक्वल्स टू हो जाएगा NAB, कोई दिक्कत है? यहाँ तक देख लो। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। फिर आर को मैं इधर भेज दूंगा क्योंकि मुझे वोल्टेज सेंसिटिविटी चाहिए ना, NAB अपॉन K, और इधर मैं R लिख देता हूँ। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब मैं तुम लोग को बता रहा हूं कि अगर मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे अगर मैं नंबर ऑफ एन को बढ़ाता हूं, तो नंबर ऑफ एन अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो एक्चुअली मैं बढ़ा क्या रहा हूं? लेंथ बढ़ा रहा हूं ना कॉइल का। हाँ सर देखे लेंथ ही बढ़ रही है। कॉइल का लेंथ बढ़ रहा है। यस सर। जब कॉइल का लेंथ बढ़ेगा तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। रेजिस्टेंस इज यस सर। डायरेक्टली यस सर। प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अगर मान लो मैंने इसका 2n बढ़ाया तो 2r हो जाएगा। डायरेक्टली यस सर। प्रोपोर्शनल है ना, अगर मैं इसको 2 करूंगा तो ये भी यस 2 सर। हो यस जाएगा। सर। तो मैं यहाँ 2 करूं तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, तो 2 2 क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। यस सर। तो तुम बताओ नंबर ऑफ लेंथ बढ़ाने से या टर्न बढ़ाने से वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ रही है क्या? नहीं सर नहीं बढ़ी, कांस्टेंट है तो। नहीं बढ़ेगी। वेरी गुड, आ गया? क्रिस्टल क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। तो मतलब आप नंबर ऑफ, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, नंबर ऑफ कॉइल टर्न्स बढ़ाने से वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी? तो बोलना नहीं बढ़ती है। क्यों नहीं बढ़ती है? रीजन दे देना, बता दिया मैंने। ठीक है, सर एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछिए। सर इसमें जैसे आपने बताया आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, हम्म। तो अभी जरूरी नहीं है ना जैसे वो अपने 2n जैसे लेंथ आपने बढ़ाई 2l करा हम्म और फिर हम्म 2r ही बढ़े, वो इक्विवेलेंटली बढ़ेगा ना उसका, जैसे अभी 2l। एक्चुअली देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो ये भी इंक्रीज होगा ना ये। हाँ सर वो तो है, लेकिन एक जरूरी थोड़ी कि हम 2l बढ़ाएंगे तो 2r इंक्रीज होगा। नहीं मतलब थोड़ा ही बढ़ लगभग सकता उसके है लेकिन आसपास ही बढ़ेगा। तो होगा। हाँ लगभग होगा। ठीक है है ना? सर ये कह सकते हैं। हम्म। ठीक है सर। चलो, इसके बाद हम लोग को ये भी क्लियर हो गया आप लोग को? कोई दिक्कत यहाँ तक? ये सर क्लियर है। नहीं सर। क्लियर। अब हम लोग को पढ़ना है गैल्वेनोमीटर एज एमीटर और गैल्वेनोमीटर एज वोल्ट मीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे किसमें? नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए।